नमस्कार मित्रों, क्लास में स्वागत और अभिनंदन। लैब असिस्टेंट रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आप क्लासों को एंजॉय कर पा रहे हो। अभी जो रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे से देख लिया होगा, आपने पूरा शेड्यूल और सिस्टम्स देख लिया होगा। तो अभी जो रिवाइज सिलेबस का सिस्टम है उसके अंदर जैसा कि आपको विदित है, दो पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड पेपर। फर्स्ट में जीके का पोर्शन थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया गया है और सेकंड पोर्शन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसके अंदर सेकेंडरी लेवल को भी इंक्लूड कर दिया गया है। सेकेंडरी लेवल है ना, सेकेंडरी लेवल जो कि आपको 6 to 10 तक का मटेरियल पूरा देखना पड़ेगा। तो क्लासों को शुरू से अंत तक आप लोग अच्छे से इन क्लासों के साथ में और संकल्प लेना, एक दृढ़ संकल्प कि इस 2022 के अंदर इस लैब असिस्टेंट को किसी भी हालत में क्रैक करके ही रहना है ना। बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ में संकल्प आपको लेना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को जीत से सदा दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ में और क्लास को बहुत अच्छे से देखना और कहाँ कहाँ से आप क्लास को एंजॉय कर पा रहे हो एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर अवगत जरूर कराना। ओके ना, इतना तो बनता ही है। चलिए तो क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सर्टोली कोशिकाएं। साइंस बैकग्राउंड से हो तो अच्छे से जानते हो ये सर्टोली कोशिकाएं हमेशा वृषण में पाई जाती हैं और वृषण में पाई जाने वाली सर्टोली कोशिकाएं जब शुक्राणु निर्मित होती है तो उन शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है ना। जिस प्रकार से हॉस्पिटल के अंदर नर्सेज काम करती है, तो इस सर्टोली कोशिकाओं को नर्स सेल भी कहा जाता है। नर्स सेल देखभाल करने का काम करती है। फर्स्ट में लिखा अंडाशय में पाई जाती है, गलत हो जाएगा। एड्रिनल कॉर्टेक्स में पाई जाती है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड की बात हो रही है। थर्ड है शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती है तथा जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, बिल्कुल शानदार ऑप्शन है। और अग्नाशय में पाई जाती है और उसके बाद में लिखा है वोलिसिस्टोकाइनिन स्रावित करती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। शुक्र जनन नलिकाओं में पाई जाती है और जनन कोशिकाओं को शुक्राणु निर्मित होते हैं, उनको पोषण देने का काम सर्टोली कोशिकाएं करती हैं। 400 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की आवश्यकता होती है? देखो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होती है, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के जस्ट बाद में आगे बस सिंगल डिवीजन में आगे जस्ट कोशिकाओं की संख्या दुगुनी हो जाती है। तो अगर यहाँ पे 400 शुक्राणुओं की आवश्यकता है तो उसके लिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की संख्या यहाँ पे जस्ट 200 ही चाहिए और 200 से जस्ट 400 क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। 200 अगर सेकेंडरी या द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स है तो 400 शुक्राणुओं का निर्माण होगा, है ना। ये अर्धसूत्री समसूत्री दोनों देखो तो यहाँ पे यानी कि अर्धसूत्री सेकंड, रियल में देखा जाए तो समसूत्री की तरह ही होता है। नेक्स्ट है कॉपर एक मोचक अंतरा गर्भाशय युक्तियाँ होती है या इसको इंट्रा यूटेरस डिवाइस कहा जाता है। इंट्रा यूटेरस डिवाइस से मुक्त होने वाले कॉपर आयन से मुक्त होने वाले कॉपर आयन के बारे में आपको कथन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट में दे रखा है गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं, शुक्राणुओं के भक्षण क्रिया में वृद्धि करते हैं, शुक्राणुओं की गति को डाउन कर देते हैं या अंडोत्सर्ग को रोकते हैं। तो कॉपर टी जो होता है ये गर्भाशय के अंदर होता है। आप डायग्राम के अंदर अच्छे से यहाँ से देख पा रहे हो, ये जो गर्भाशय के अंदर लगा हुआ कॉपर टी है। तो ये कॉपर टी की संरचना जब लगी होती है तो ये कॉपर टी गर्भाशय के अंदर लगा हुआ है और इस गर्भाशय में लगे हुए कॉपर टी की संरचना को देखोगे तो ये कॉपर टी की संरचना जब शुक्राणु जनन के लिए अंडाणु के साथ में जाते हैं तो एक तो उनकी गति को डाउन कर देते हैं, उसके साथ में रोपण यानी कि जो इम्प्लांटेशन होता है, जब भ्रूण निर्मित होने की अवस्था में होता है तो सबसे पहले मोरूला गैस्ट्रूला ब्लास्टूला ये जो अवस्था होती है उसको अंदर गर्भ धारण करने ही नहीं देता। तो कॉपर टी जो होता है ये कॉपर टी इंट्रा यूट्रस डिवाइस होती है और गर्भाशय को गर्भ धारण या रोपण की प्रक्रिया के अंदर ये बिल्कुल उसको फेल कर देता है, अनुपयुक्त कर लेता है। अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री से रिलेटेड है और केमिस्ट्री में भी आप सॉलिड केमिस्ट्री पढ़ते हो, चैप्टर फर्स्ट 12th का। तो 12th का चैप्टर फर्स्ट वहाँ से है। शुद्ध अर्धचालक जिसमें जर्मेनियम, और ये जर्मेनियम गैलियम आर्सेनिक ये ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स में आर्सेनिक की अशुद्धि मिला देते हैं, यानी कि ग्रुप नंबर 15 को मिला देते हैं।
और इस टाइप्स से जब मिलाते हैं तो नेगेटिव टाइप का अर्धचालक क्रिएट हो जाता है, एन टाइप का अर्धचालक क्रिएट होगा, एन टाइप, या इसको अपन अर्धचालक में एन टाइप नाम देते हैं, या फिर इसको एन, तो एन यहाँ पर नेगेटिव पोल को ही रिप्रेजेंट करता है, तो एन टाइप का अर्धचालक निर्मित होता है। चालक नहीं होगा, पी एन जंक्शन नहीं बनेगा। पी यानी कि पॉजिटिव टाइप, पॉजिटिव टाइप तब होगा जब 14 के अंदर 13 ग्रुप मिलाए जाए, एक वहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है, तो उस होल के कारण इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी फ्लो टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते, इलेक्ट्रॉन तब तक पेयरिंग नहीं होते हैं, युग्मित नहीं होती है, जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त नहीं हो जाए। ये सिद्धांत किसने दिया था? आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर में, तो नाइट्रोजन में आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 7 नाइट्रोजन यानी कि 1s2 2s2 और उसके बाद में 2p4, ये जब स्ट्रक्चर इसके अंदर क्रिएट होती है ना 2p4, तो ये 8 पे चला जाएगा। नाइट्रोजन 7 है तो 2p4 की जगह अपन 2p3 कर लेंगे, 8 ऑक्सीजन में होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर फर्स्ट s2 2s2 2p3 है, तो p के अंदर तीनों हैं तो तीनों की पेयरिंग नहीं करवाएंगे। होंड का जो रूल होता है उसके अंदर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के अंदर पहले तीनों के अंदर सिमेट्रिकल और एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर अगर बचते हैं तो फिर पेयरिंग करवाएंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग करेगा, फिर पेयरिंग करेगा, फिर अगर आएगा तो पेयरिंग करेगा, जो कि नियॉन के लिए इलेक्ट्रॉन 10 की कंडीशन आ जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे, ये सबसे पहले होंड ने सजेस्ट किया था। पाउली एक्सक्लूजन, ऑफबो रूल या फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये होंड का रूल था और इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसमें n = 3 है, तो इस कोश के अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अच्छे से जान, तो एक फॉर्मूला आता है 2n², जिसको बोहर बरी फॉर्मूला कहते हैं, या साइंटिस्ट बोहर ने सजेस्ट किया था, और 2n²। अब यहाँ पर थर्ड शेल की बात हो रही है, तो थर्ड सेल के अंदर लिखोगे 2, 3 का करोगे स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 जा 38, 38 क्या ना 18, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, जहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट सेल में देखो n = 1 में, तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, n2 के अंदर तो वहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, n = 3 के अंदर तो यहाँ पर 3 के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, n = 4 के अंदर 4 4 16 यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस चलता रहता है, और तीसरे कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L अगर 0 है, यानी कि ये बात हो रही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर, एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर, तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। और सेकंड बात हो रही है L = 0 है, तो L = 0 है, इसका मतलब S है, फिर P, फिर D और F, ये जो सेल के अंदर सब सेल होती है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, फिर ये P1 होगा, D2 होगा, F3 होगा, ये कंडीशन आती है। और इस कंडीशन में भी L = 0 है, तो इसके लिए M की वैल्यू क्या होगी? अगर L 0 है तो वहाँ पर S की बात हो रही है, और S के लिए आप देखोगे तो इस प्रकार से जब ऑर्बिटल बना करके अंदर इलेक्ट्रॉन फिलअप करोगे या नहीं करोगे, बट इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमेशा 0 प्राप्त होता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 S के लिए ऑब्टेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट S इसमें सही होगा। इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में होगा? आवर्त सारणी में फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन सा होगा? आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखो तो टोटल 3 ट्रांजिशन सीरीज चलती है, जिसमें देखोगे तो 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज इस प्रकार से चलती है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर आप देखोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट के अंदर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ये चलते हैं। सेकंड में देखोगे तो यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटियम और कैडमियम, अर्जेंटम, कैडमियम। फिर उसके बाद में यहाँ से लेंथिनम दूर हो जाता है ना, फिर हैफनियम, टेंटिलम, टंगस्टम, रेहमियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑरम और मर्क्यूरी। और एक चीज़ और अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ पे जो लास्ट के अंदर ग्रुप नंबर 12 के अंदर देखोगे तो यहाँ पे 13 जिंक, 30 पे जिंक, 48 पे कैडमियम और 80 के ऊपर मर्क्यूरी। ये स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि ट्रांजिशन ब्लॉक के अंदर है बट इसके अंदर ट्रांजिशन
या संक्रमण के वो नेचर नहीं पाई जाती, इसलिए इसको नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स कहते हैं। तो आवर्त सारणी में प्रथम जो एलिमेंट होगा वो हमेशा स्कैंडियम होता है। स्कैंडियम ये फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है और श्रेणी का भी सबसे फर्स्ट है। बाकी न तो कॉपर होगा, टेक्नीशियम, जिंक, इनको शामिल नहीं किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किस रूप में किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर तत्वों को वर्तमान में एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में उनको व्यवस्थित किया गया। अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं है, परमाणु के आयतन में नहीं है, द्रव्यमान संख्या में नहीं है, और एक चीज याद रखोगे, परमाणु भार के आधार पर, है ना, एटॉमिक वेट के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर मेंडेलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडेलीव, तो इस मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल को एडजस्ट किया गया। किसकी? मेंडेलीव की। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये सबसे आज के टाइम में हेनरी मोजले नामक साइंटिस्ट ने दी थी। साइंटिस्ट का नाम है हेनरी मोजले। तो हेनरी मोजले भाई साहब ने ये लॉन्ग एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत किया था। यस, क्वेश्चन है, क्षार धातुएं कौन कौन सी होती है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन। क्षार धातुओं में किस किस को शामिल किया जाता है? क्षार धातुओं में आप देखोगे तो चार धातुएं, एल्केलाइन, अर्थ मेटल, ये सारी इसमें शामिल होती है। और एल्केलाइन अर्थ मेटल में भी क्षार धातुओं में एक तो ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड। तो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे क्षार धातुएं होती है, जिसमें आप देखोगे तो लिथियम, फिर उसके बाद में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इन सारे तत्वों को क्षार धातुओं में शामिल करते हैं। सेकंड में देखोगे आप तो सेकंड के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम और रेडियम, ये सारे के सारे एल्केलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। और एल्केलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है एल्केलाइन मेटल कौन से होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। सोडियम और पोटेशियम ये एल्केलाइन नहीं होकर के नॉर्मल क्षार या फिर बेसिक मेटल एल्केलाइन मेटल्स कहलाती है। बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम देखोगे तो सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको एल्केलाइन अर्थ मेटल मिलेंगे। कॉपर, मैग्नीशियम पॉसिबल नहीं, एल्यूमिनियम, आयरन नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षार धातु का विन्यास नहीं है, क्षार धातु का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। क्षार धातुओं का आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हो तो क्षार धातुओं के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो 5s1 है या 6s1 है, 7s1 है, ये टेंडेंसी तो तीनों मिल सकती है। लेकिन फर्स्ट में देखो 3d10 है, तो ये 3d10 कभी भी s ब्लॉक के अंदर पॉसिबल है ही नहीं, और इसको नोट भी नहीं किया जाता है। ऑर्गन लिखा फिर 3d10 लिखा, ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। बाकी क्षार धातुओं के अंदर, तो क्षार धातुओं के अंदर अगेन मैं बता चुका हूँ, है ना, लिथियम, सोडियम, हलीना, तो लीना की, रबड़ी, सस्ती और फ्री, इनको शामिल किया जाता है। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम इनको इंक्लूड करते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों का अंतिम कोष या उसके अंतिम कोष के विन्यास को बताओ, क्या होगा? पी ब्लॉक की बात हो रही है, और पी ब्लॉक जो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक चलता है, ये पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 2 लगा करके 18 तक चलता है। और 18 ग्रुप का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा फुली फिल्ड होता है, तो इसको अपन लिखेंगे NS2, उसके बाद में लिखा जाएगा NP। NP के अंदर 1 to 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो, यानी कि NS2 NP 1 to 6 ये सही हो जाएगा। डायरेक्ट 6 नहीं होगा क्योंकि पूरे पी ब्लॉक की चर्चा हो रही है, 1 to 3 नहीं होगा और 1 to 6 होगा, लेकिन NS1 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही हो जाएगा। सुहागा या फिर इसको बोरेक्स भी कहा जाता है, बोरेक्स या इसको सुहागा कहते हैं। और इसका रासायनिक संगठन क्या होगा, अच्छे से और इसको याद रखने की कोशिश करना। बोरेक्स का सूत्र होता है Na2B4O7.10H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। तो ये बोरेक्स का फॉर्मूला है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपके पास में देखोगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, Na2B4O7.10H2O। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का सत्यापन सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था, है ना? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम का सत्यापन सबसे पहले 1867 में एक साइंटिस्ट है गुलबर्ग,
और उसके साथ में वागे इन अभिक्रियाओं की दर और कारकों की सांद्रता के अंदर एक गुणात्मक संबंध स्थापित किया था। तो साइंटिस्ट का नाम है गोल्डबर्ग और उसके साथ में वागे। इन्होंने सबसे पहले द्रव्यानुपाती क्रिया नियम दिया था। बाकी बोडेनस्टीन, आर्हेनियस, ऑस्टवाल्ड, डाइल्यूशन लो, तो ये साइंटिस्ट यहाँ पे वर्क नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ में जल साम्य अवस्था में, बर्फ में जल साम्य अवस्था में जहाँ पे H2O सॉलिड है और अगेन H2O यहाँ पे लिक्विड में होता था, तो इनका द्रवणांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट किस प्रकार से चेंज होगा, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट है दाब की वृद्धि के साथ में यहाँ पे साम्य बढ़ता है, या दाब की वृद्धि होगी तो साम्य कम हो जाता है। सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसे जैसे दाब की कंडीशन को आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे साम्य अवस्था कम होनी स्टार्ट हो जाती है। नॉन डिफेक्टेड कुछ नहीं होगा, नमक डालने से बढ़ता है, ये भी चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ बार बार आप केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम उन चैप्टरों को, थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे से देखना, एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। यदि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इनिशिएशन कंसंट्रेशन ए और बी है और एट इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनने की मात्रा अगर x है, तो इसमें Kp की वैल्यू क्या होगी। तो इनका पूरा अपन डेरिवेशन अगर निकालते हैं तो Kp की वैल्यू को अपन नोट करते, और Kp की वैल्यू को डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x², फिर उसके बाद में a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, तो इस टाइप में इनको डिनोट भी किया जाता है। बाकी और देखो ये रिलेशन किस में हो जाएगा, 4x², ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर हो जाएगा ना। इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप नोट करना। अमोनियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है अमोनियम क्लोराइड, और इस अमोनियम क्लोराइड को NH4Cl से अपन नोट भी करते हैं, NH4Cl, और इस NH4Cl का जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। इस एक्वस सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन दे रखा है। तो अमोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मेशन होता है वो आप देखोगे तो इसमें जो Cl है वो Cl हमेशा HCl से आता है, और ये HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। एसिड मतलब कि जो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो इसके लिए अपन लिखते हैं नीला। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो ये एसिडिक नेचर में होते हैं, और एसिडिक नेचर के अंदर, अम्लीय प्रवृत्ति के अंदर अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रबल विद्युत अपघटय यानी कि स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है उसका क्या मीन क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक लाइक एच H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, लाइक एच HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, all are included in as strong electrolytes. When strong electrolytes dissolve in water, then they are dissociate 100%, and when ionized, then they are form 100% ions, and when ions is preferentially make more than, then all the electrolytes is also known as a strong electrolytes. ओके तो फर्स्ट कह रहा है कि उसका आयनन हमेशा ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है। जल में विलयता अधिक होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट उसका आयोनाइजेशन 100% होता है। इसका आयन विद्युत धारा को ले जाते हैं, और धनायनों और ऋणायनों की संख्या हमेशा समान होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, इनका आयनन हमेशा अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श गैस समीकरण जिसमें स्थिरांक R का SI मात्रक में सही मान क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि आप लिखते हो PV = nRT, और PV = nRT के अंदर जो आदर्श गैस इक्वेशन है इसमें जो R है यानी गैस कांस्टेंट, इस गैस कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा वो पूछा है। फर्स्ट में दे रखा है न्यूटन इंटू मीटर अपॉन प्रति केल्विन प्रति मोल, ये दे रखा है। सेकंड में जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, डाइन सेंटीमीटर प्रति डिग्री प्रति मोल, या लीटर प्रति मोल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। और आदर्श गैस रियल में देखें तो एक काल्पनिक गैस होती है जिसके कण रैंडमली मूव करते रहते हैं, आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, और इंटरेक्शन नहीं करने वाले एक बिंदुवत कणों के रूप में उसको माना जाता है। और ये जितना हो सके इतना अधिक ताप और कम दाब होगा तो वहाँ पे गैसों का जो बिहेव होता है वो हमेशा एक आइडियल होता है, आदर्श गैस के रूप में है।
तो ये उतना ही आइडियल गैस इक्वेशन के लिए होता है। तरल पदार्थों की विभिन्न परतों के बीच जब फ्लो होता है, फ्लो टेंडेंसी होती है, तो उनके बीच की गति का हमेशा विरोध होता है, और इस बीच की गति के अंदर विरोध की घटना होती है। इस गुण को क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, श्यानता कहते हैं, तरल कहते हैं, या इसको गैस के नाम से जाना जाता है। तरल पदार्थों की विभिन्न परतों के बीच में जब गति का विरोध होता है तो इसको कहा जाता है श्यानता, या इसको नाम देते हैं विस्कोसिटी। श्यानता या विस्कोसिटी के नाम से इसको जाना जाता है। बाकी डेंसिटी यानी कि घनत्व नहीं पॉसिबल है, लिक्विड नहीं होगा, गैस भी नहीं होगा। और तरल की परतों के बीच में जो आपस में घर्षण होता है उसको कर्षण बल के नाम से भी जानते हैं। इस बल को कहते हैं कर्षण बल। यस, अगला क्वेश्चन है, छठकोणीय निबिड़ संकुल संरचना के अंदर समन्वय संख्या क्या होगी? मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो रही है। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो चलती है, HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। कितना होगा? 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जैसे आप किसी 2 बॉल्स को 3 बॉल्स को ऐसे रख दो तो इसका नियरेस्ट नेबर है ना, पड़ोसी कितने, तो पड़ोसी इसके समन्वय होते हैं। जैसे आप यहाँ रख दो ऐसे तो पड़ोसी इसके 4 हो जाएंगे। या फिर इस बॉल को आप कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लो, इस प्रकार से एडजस्ट कर लो, तो यहाँ पे पड़ोसियों की संख्या और भी ज़्यादा इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये होती है। अगला क्वेश्चन है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कैपेसिटी के अंदर संकुलन क्षमता यानी कि अंदर की तरफ जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी होती है? तो ध्यान रखना, एक जो सिंपल क्यूबिक यूनिट्स है तो यह SCP भी आप कह सकते हो, इसके अंदर ओनली 48 यानी कि 52 तक चलती है, तो 48 इसमें वर्ड्स होती हैं तो 52% होती है। उसके बाद में काय केंद्रित जो होती है BCC की जो संरचना चलती है, उस BCC के अंदर 68% होती है। और 68 के बाद में भी आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में चलते हो तो वहाँ पे 74 तक का सिस्टम चलता है। तो काय केंद्रित घन संरचना होती है और इसके अंदर संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी 68% होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विलयन में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय की मोल भिन्न के हमेशा बराबर होता है, और ये नियम किसने दिया था? अच्छे से देखना, ये सॉल्यूशन के अंदर से आपको चैप्टर के अंदर ये मिलेगा। और किसी विलयन के अंदर वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन होता है ना, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये सिस्टम्स, ये रूल सबसे पहले रॉल्ट ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रॉल्ट लॉ। और रॉल्ट लॉ यहाँ पे प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, XP, मोल सब इस प्रकार से दिया जाता है। किसी तनु विलयन के अणुसंख्य गुण निर्भर करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी होती है मटेरियल्स के अंदर। कौन सी प्रॉपर्टीज? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमेशा अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है, कभी भी टेम्परेचर पे नहीं होगी, प्रकृति पे नहीं होगी, विलय की प्रकृति नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किसी के अंदर दे रखा है कि कौन सा ऐसा नेचर है जो अणुसंख्य गुणधर्म दर्शाता है? पृष्ठ तनाव दर्शाता है? नहीं देता बिल्कुल। श्यानता? नहीं। परासरण दाब? यस। ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का हिस्सा है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, और उसके साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों प्रॉपर्टी है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में शामिल होती है। वापस आप देख लेना, फर्स्ट में है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, और वेपर प्रेशर में लॉवरिंग घटना होती है। तो ये चारों अणुसंख्य गुण होता है। और प्रकाशीय घूर्णन यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन है, ये कभी भी कोलिगेटिव में शामिल नहीं होता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास को आपने बहुत ही अच्छे से देखा, और प्लीज़ थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लासों को आप सबसे ज़्यादा लाइक भी करें, थोड़ा सा शेयर करने में मेरी हेल्प करें, और हो सके तो आप शेयर अपने मोबाइल के ऊपर, व्हाट्सएप पे ऊपर आप स्टेट्स के रूप में थोड़ी मोरी हेल्प करें। और बिल्कुल फर्स्ट बार विजिट करें, क्योंकि अभी मैं जैसा देख पा रहा हूँ तो लगभग 80% नोट सब्सक्राइब भी क्लासों को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो 80% यानी कि आप बहुत अच्छा एक प्यार दे रहे हो, स्नेह दे रहे हो। तो आपसे निवेदन कि क्लासों को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन होगा। और जो भी आपके नियर और डियर इस लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक ये क्लास पहुंचाने की आप
थोड़ी सी मेरी हेल्प करें और उसके साथ में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अन्य जो क्लासें है और उसके साथ में लैब असिस्टेंट की जो प्ले लिस्ट है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, तो वहाँ से जाकर के आप क्लासों को, और उसके साथ में अभी काफ़ी सारे मैंने आप देख पा रहे हो जैसे कि तो मोटिवेशनल पॉइंट्स भी डाल रखे, तो उनके साथ में भी आप आनंद और एंजॉय की अनुभूति करें। ओके, इस 2022 के अंदर ये लैब असिस्टेंट क्रैक करके रहना किसी भी हालत के अंदर, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।